इसलिए कि हमारे साथ जो लोग हैं वो अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। हम नेता बने हुए हैं मान लीजिए बैंक के, लेकिन अपने ही बैंक में जो दूसरे साथी हैं उनकी जागरूकता को हम कैसे बढ़ाएं कि कॉमरेड आप अपने को बचाने की कोशिश करते हुए कहीं नहीं बच पाइएगा। अगर आप पूरे देश के सभी मजदूर वर्ग के एक साथ काल मिलाकर नहीं, हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, एक कंपनी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन था, हम लोग पहुंच गए वहाँ, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। थोड़ी देर में भीतर से एक आदमी उठ के आया, आके बोला कि आप किनके खिलाफ कर रहे हैं? तो बोला इस अमुक के खिलाफ, अमुक कंपनी यहाँ तो है नहीं। एक्चुअली उस समय एक ट्रेंड चला, वो बाद में और ज़्यादा हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पहले अपना ब्रांच ऑफिस खुला मैं अपनी बात करता हेलो प्रोफेसर साहब को धन्यवाद। आज पूरा क्लास हो गया है जेएनयू का। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो अगले वक्ता है बिहार हेराल्ड, जो बिहार का सबसे पुराना इंग्लिश अखबार है, उसके संपादक एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता कॉमरेड विद्युत पाल जी से को आए और अपने तरफ से अपनी बातों को रखें। कॉमरेड विद्युत पाल जी। साथी अध्यक्ष जी, साथी मेरे पूर्व वक्ता मालाकार जी और आप सभी साथियों, आज AITUC का स्थापना दिवस है। उस अवसर पर आप सबको सलाम। AITUC इस देश का पहला ऑल इंडिया फेडरेशन था। उसके बाद कई फेडरेशन बने। वैसे तो हम AITUC में एक समय थे, लेकिन अब AITUC के साथ नहीं है, लेकिन AITUC के विरासत से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। AITUC के विरासत से इस देश के मजदूर वर्ग सारे लोगों का रिश्ता है, इसलिए कि AITUC पहला संगठन था। 1919 का जो वो समय था बहुत क्रिटिकल जंक्चर था। आप जानते हैं, एक तरफ सोवियत यूनियन में सोवियत क्रांति 1917 में, और उसके बाद उसके रिएक्शन में थोड़ा डरते हुए भारत में जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, और 1919 का वो घटना जो है पूरे देश में आज़ादी के आंदोलन का जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसको बदल दिया। उसी पर संदर्भ में AITUC का जन्म हुआ। यूनियन तो उसके पहले भी थे, आंदोलन भी उसके पहले से थे, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन पहली बार उस समय पैदा हुआ। धीरे धीरे ये यूनिटी आगे बढ़ा। हम उसको पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर बहुत सारी बात हो गई है, हम उस पर कुछ नहीं जाएंगे। सिर्फ एटक के समक्ष चुनौतियों को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष चुनौतियाँ, और उस पर हम दो चार बात आपके सामने रखेंगे। हम ये जब से देख रहे हैं उसी पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। हमको याद है कि जिसको उन्होंने बताया वाशिंगटन कॉन्सेंसस, एक तरफ थैचरिज्म का आ जाना, रीगनिज्म का आ जाना, एक उसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। मालाकार जी को और बेहतर ढंग से मालूम होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मालूम है कि समाजवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना, माने एक प्रस्थापना, ये थीसिस ये है कि समाजवाद का जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा पूंजीवाद से अधिक रहेगा। और सोवियत क्रांति के बाद से लेकर 1970 के दशक के शुरुआत तक यह सच्चाई जो है प्रमाणित होता रहा। सोवियत यूनियन का जो दर है विकास का, वो किसी भी दुनिया के पूंजीवादी देश से अधिक था लगातार। लेकिन 70 के दशक में थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। ये पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया। इवन अमेरिकन सेनेट दो स्पेशल सेशन किया इसी पर कि सोवियत यूनियन का दर क्यों घट रहा है प्रोडक्टिविटी का। CIA के लोगों को भी भेजा इसके लिए। लगभग 97-78 आकर जो है वो एक स्टैग्नेट किया, जो पहले सोचा नहीं किया था कि वो स्टैग्नेट करेगा। वो स्टैग्नेट करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है रीगनिज्म के आने का, थैचरिज्म के आने का, वाशिंगटन कॉन्सेंसस के होने का।
लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है। हमसे बहुत बेहतर ढंग से जो ज्ञानी लोग हैं वो बोल पाएंगे। उसी समय मुझे याद है कि नेशनल कैंपेन कमेटी का जन्म हुआ। नेशनल कैंपेन कमेटी में इस देश के 8 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और 43 नेशनल सर्विस फेडरेशंस एक साथ शामिल हुए और शामिल होकर रैली किया गया 1982 में। हमको जहाँ तक याद पड़ रहा है 82 या 83 में दिल्ली मार्च हुआ, इसमें हम भी शामिल थे। और 83 में भारत बंद हुआ। वो ऑल इंडिया लेवल पर सभी यूनियनों का एक साथ भारत बंद का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ उस समय से। 1990-91 आते आते जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो आते आते दूसरी ओर जो है और भी संगठन आ गए थे। नेशनल कैंपेन कमेटी के जगह पर हुआ नेशनल स्पॉन्सरिंग कमेटी, और नेशनल स्पॉन्सरिंग कमेटी के अंदर 8 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, 43 या 44 सर्विस फेडरेशंस, प्लस जो स्कीम वर्कर्स, उस समय तक स्कीम वर्कर्स का आना शुरू हो गया था, उनका जो सेवा और जो दूसरे संगठन हैं वो भी शामिल हो गया था उसमें। इसको लेकर नेशनल स्पॉन्सरिंग कमेटी बना, और नेशनल स्पॉन्सरिंग कमेटी के नेतृत्व में आपको याद होगा कि 1992 बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के ठीक 9 दिन पहले नवंबर के 25 तारीख को भारत ये दिल्ली में बहुत बड़ा रैली हुआ, वर्कर्स का बहुत ही बड़ा रैली था। और वो रैली जो है वो चैलेंज करता था उस समय के नई इकोनॉमी को। और उसके बाद से पिछले 30 वर्षों में लगातार जो है ऑल इंडिया स्ट्राइक्स हुए, ऑल इंडिया रैलीज़ हुए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन सब कुछ होता रहा। लेकिन जैसा कि इसके पूर्व वक्ताओं के बाद से आपको पता चला होगा कि पूरी दुनिया में जो राइटिज़म है, जो दक्षिणपंथी जो राजनीति है, उसका एक बढ़त है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो उसका बढ़त बना है वो अभी तक कायम है वैचारिक तौर पर। भले ही आर्थिक तौर पर उसका जो LPG पॉलिसी था और सारा जो ग्रोथ पॉलिसीज़ था वो फेलियर है, वो संकट के बीच है। उसके बावजूद वैचारिक तौर पर उसका एक जो वर्चस्व है वो अभी तक मौजूद है, जिसको हम तोड़ नहीं पाए हैं। ये यूरोप के भी कई देशों के चुनाव ने बताया है पिछले दिनों कि वो वर्चस्व अभी तक मौजूद है, कि अगर एक दक्षिणपंथी सरकार को हटाने की बात है तो हटा है, लेकिन हटने के बाद जो नई सरकार आई है वो भी कोई बहुत बेहतर सरकार नहीं आई है। तो ये स्थिति है जिसके बीच हम जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस चुनौती की बात मैं करूँगा वो अपने भीतर की चुनौती है, और वो चुनौती है एकता की चुनौती। नेशनल लेवल पर तो हम लोग एक हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो एक हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम एक नहीं होते हैं। हमको याद है कि दरभंगा में हम लोगों का जो जिला संगठन है उसका जब भी मतलब डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, दरभंगा जिला बैंक एम्प्लॉयज़ का जो फेडरेशन था उसका जब भी सम्मेलन होता था तो ऐसा चांस होता था कि हम ही बुला लिए जाते थे और हम ही वहाँ पहुँचते थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और उस समय विजयकांत ठाकुर जो है वो पटना में नहीं आए थे, वो भी दरभंगा में ही थे। हर सम्मेलन में वो भी रहते थे और हर बार सम्मेलन में वो इस बात को जिक्र किया करते थे कि आप लोगों की स्थिति क्या है। आप लोग बैंक कर्मचारी जो है यहाँ धरना दीजिएगा, 20 कदम पर वहाँ राज्य सरकारी कर्मचारी यूनियन धरना देगा, 30वां कदम पर जीवन बीमा कॉरपोरेशन वो धरना देगा। आप यहाँ बैठ के कहिएगा उसके बारे में कि देखो ना, दिन भर काम नहीं करता है, बाहर बैठ के जो है रोड पर ताश खेलता है, अभी धरना दे रहा है तनख्वाह बढ़ाने के लिए। वो आपके बारे में कहेगा ये बैंक के लोग जो तो कोई काम नहीं करते हैं, बैठ के जो है गपियाते रहते हैं, यही तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना कर रहे हैं। तो आपके आपस के बीच का ही जो यूनिटी है वो इस जगह पर है, तो कैसे आप लोग आगे बढ़िएगा। और ये बहुत जायज़ सवाल है। जायज़ सवाल इसलिए नहीं कि कौन काम करता है काम नहीं करता है, उस प्रसंग में नहीं जाएंगे। 70-80 के दशक में पब्लिक सेक्टर में वर्क कल्चर में एक इरोजन भी हुआ, इसके खिलाफ संघर्ष भी हुआ, हमने उसके खिलाफ हम संघर्ष किए, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे बीच का जो डिसयूनिटी है वो दिखाई पड़ता है कई जगह पर, इतना ज़्यादा है। हम बता रहे हैं एक घटना, हम बैंक में काम करते थे,
बैंक में दूसरे एक सरकारी विभाग नहीं है, पटना नगर निगम कोई विभाग नहीं है, लेकिन पटना नगर निगम का अकाउंट आया खोलने के लिए। स्वाभाविक है कि पटना नगर निगम का अकाउंट आएगा तो नगर निगम में जो लोग काम करते हैं वही ना आएंगे तनख्वाह उठाने के लिए, चाहे अकाउंट खोलने के लिए। तो उनकी पूरी भीड़ जमा हो गई काउंटर पर। जो ही उनकी पूरी भीड़ जमा हो गई, भीतर से मैनेजर नहीं बोला, खुद एम्प्लॉय जो है रिएक्ट कर गया कि इन लोगों का अकाउंट हम काहे खोलेंगे, इन लोगों को भगाइए यहाँ से। और इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि मैनेजर को बाध्य होकर बोलना पड़ा पटना नगर निगम को कि आप यहाँ से खाता उठा कर ले जाइए, यहाँ लोग खाता नहीं खोलेंगे आपका। ये भयानक स्थिति है वर्किंग क्लास यूनिटी का। हालांकि पिछले 10 वर्षों में हम थोड़ा ट्रेडिशनल मूवमेंट से अलग रहे हैं, डायरेक्ट मूवमेंट से। हो सकता है मेरी बात कुछ पुरानी हो, कोई सुनकर ये कह सकता है कि अरे ये तो पुरानी बात कह रहे हैं, आजकल तो ये सब नहीं है। लेकिन जो देखता हूँ सोशल मीडिया पर देखता हूँ और भी कई तरीके से देखता हूँ कि वो डिसयूनिटी अभी तक जो है वो पाटा नहीं गया है कई मामले में, जबकि चुनौतियाँ बढ़ती चली गई हैं। वर्किंग क्लास का नेचर, जैसा कि कॉमरेड ने कहा, कि बहुत बदल गया है। हमको याद है कि हम पहली बार इसको फेस किए थे, इसीलिए याद है कि BSSR यूनियन का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका संगठन था, उनके संगठन की ओर से बुलाहट आया कि उतने बजे आप सब लोग पहुंच जाइए, वहाँ जो है हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, एक कंपनी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन था। हम लोग पहुंच गए, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। थोड़ी देर में भीतर से एक आदमी उठ के आया, आके बोला कि आप किनके खिलाफ कर रहे हैं? तो बोला इस अमुक के खिलाफ, अमुक कंपनी यहाँ तो है नहीं। एक्चुअली उस समय एक ट्रेंड चला, वो बाद में और ज़्यादा हो गया, कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पहले अपना ब्रांच ऑफिस खुला रखती थी छोटे शहरों में, वो अपना ब्रांच ऑफिस उठा लिए वहाँ से। उठाकर एक मान लीजिए एक एजेंट है, होलसेल एजेंट, उस एजेंट को फ्रेंचाइजी बना दिया अपने कंपनी का। मान लीजिए फाइज़र है, एप्टाकॉस ब्रेट है, या और 3 ठो जर्मन कंपनी है। उन लोगों का जो मेन वेयरहाउस और जो फैक्ट्री है वो दमन में है, चाहे गोवा में है या बॉम्बे में है, नासिक में है। वो पटना से अपना ऑफिस उठा लिया और एक नटराजन एंड कंपनी या कोई कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसको फ्रेंचाइजी बना दिया। अब आप डिसमिस्ड वर्कर हैं, आप कहाँ जाइएगा? आप गोवा तो नहीं जाइएगा अपने सवाल को लेकर, और यहाँ जाइएगा तो वो कहेगा आप मेरे सामने नहीं कर सकते, इसलिए कि हम तो कंपनी है ही नहीं। आप जाइए कोर्ट में, चाहे जहाँ जाइए, आप मेरा गेट छोड़िए। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बदलता चला गया। पूरे कोरोना में जो सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे लगभग बंद रहे, लेकिन रोड पर सबसे ज़्यादा कौन नज़र आए? गिग वर्कर्स। स्विगी, जोमेटो, ये सारे वर्कर्स दिन भर खाना बांटते हुए नजर आए, पुरुष भी और स्त्री भी। हम उस समय बेंगलोर में थे। बेझिझक रात के सवेरे 8-9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जो गिग वर्कर्स है वो फूड सप्लाई करते थे, अनाज सप्लाई करते थे, सब कुछ सप्लाई करते रहे पूरे कोरोना पीरियड में लगातार। लेकिन उन लोगों का संगठन, आप जानते हैं कि गिग वर्कर्स का संगठन अभी तक प्रॉपरली बन नहीं पाया है सभी शहरों में। कुछ कोशिश की जा रही है कलकत्ता में और कहीं शहरों में, लेकिन नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है? आज से 20 साल पहले हम पूछे थे एक सरकारी कर्मचारी को, बाकी उससे आगे हम नहीं बताएंगे केंद्र राज्य कौन सरकारी कर्मचारी था, वो लीडर थे, और उनसे हमने पूछा कि आपके यहाँ जो कैजुअल वर्कर्स है, अनुबंध पर कर्मचारी है, और जो ठेके पर जो कर्मचारी हैं, इन लोगों के मांगों को आप सामने क्यों नहीं लाते हैं? उनको एक अच्छा वेज चाहिए, उनको एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ये सब गारंटी क्यों नहीं करते हैं? परमानेंट किया जाना या परमानेंट वैकेंसी पर एब्जॉर्ब किया जाना ये तो बाद का सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा क्या है उसी में उसका वेज बेहतर हो, उसको सिक्योरिटी हो, ये सब, या अगर वो जॉब एग्जिस्ट कर जाए तो 5 साल के बदले उसको हटा के दूसरे किसी आदमी को नहीं लेकर उसी को लिया जाए, ये सब पर क्यों नहीं लड़ते हैं? उन्होंने एक संक्षिप्त सा जवाब दिया कि आप मेरा चार्टर ऑफ डिमांड उठा के देखिए, उसमें 41वां नंबर पर हमने कैजुअल वर्कर्स की भी बात उठाई है। अब ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स के 41वां नंबर में हमने कैजुअल वर्कर्स की बात उठाई है। ये बात पता चलता है कि आप कैजुअल वर्कर्स को आप किस नज़र से देखते हैं, जबकि स्थिति क्या है?
हम जब बैंक में आए थे तो हम लोग एक नारा लगाते थे कि हम जब बैंक न खोलेंगे बैंक में उल्लू बोलेंगे। और सभी संस्थाओं का काम धाम इतना बदल गया कंप्यूटराइजेशन के बाद, और अभी भी बिहार में बंगाल में तो उतना नज़र नहीं आता है, लेकिन आप जाके देखिए वेस्ट में, इसमें बॉम्बे में या मद्रास में या बेंगलुरु में या दिल्ली में, आपको लगेगा कि हम जब बैंक ना खोलेंगे हम बाहर उल्लू बन के खड़े रहेंगे, इसलिए कि बैंक के अंदर सारा काम हो रहा है। और अभी अगर हम लोग गेट बंद भी कर देते हैं, कल देखिएगा कि रिमोट एक्सेस से बैंक के ब्रांच के सर्वर को खोल के ऊपर में रिपोर्ट चला जाएगा कि ब्रांच खुला हुआ है। आप बोलते रहिए कि बैंक हमने बंद कर दिया। तो वैसी स्थिति में अगर हम कैजुअल वर्कर्स को, अनुबंध पर कर्मचारियों को सीरियसली नहीं लेंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, तो हमारा जो वर्किंग क्लास यूनिटी है वो यूनिटी कितना दूर तक रहेगा। जब हम कहते हैं हमारा वर्किंग क्लास यूनिटी, तो हम सिर्फ कितने लोगों की यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि पूरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसके बाहर पड़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो उसके बाहर पड़े हुए रहते हैं, और जो बेरोजगार हैं वो भी उसके बाहर पड़े हुए रहते हैं। हमको याद है कि बीटी रणदिवे मरने के पहले जितने भी भाषण दिए थे उसमें वो बार बार कहते थे कि यूथ को अपने साथ जोड़ो, यूथ को अपने साथ जोड़ो, और जो यूथ फेडरेशंस के जो साथी हैं उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करो एक एक इशू पर लेकर। हम लोग जब एपेक्स लेवल पर कोई यूनिटी होता है तो ये सही बात है कि युवा संगठन के लोग हों, छात्र संगठन के लोग हों, ट्रेड यूनियन संगठन के लोग हों, महिला संगठनों, किसान संगठनों, सब साथ चले आते हैं। वो एक एपेक्स लेवल का कॉल होता है या पार्टी का कॉल होता है। लेकिन अलग से बैनर पर सिर्फ हमारा एक ट्रेड यूनियन और यूथ संगठन दोनों को लेकर कोई जॉइंट प्रोग्राम ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑन प्राइस राइज, ऑन कम्युनलिज्म और दूसरे इश्यूज़ पर हम कितना कर पाए हैं। आप सोच के देखिए, ऐसा कोई बैनर बना है कि नहीं अभी तक, इसमें सिर्फ एक ट्रेड यूनियन का नाम हो, एपेक्स लेवल ट्रेड यूनियन, और युवा संगठन का नाम हो, छात्र संगठन का नाम हो। हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनके बीच जो लोग हैं वहाँ हो सकता है रिएक्शन पैदा हो जाए कि हम क्यों जाएंगे उसके साथ, क्योंकि हम एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव को लेकर काम कर रहे हैं। हम उनकी चेतना को उतना दूर तक आगे नहीं बढ़ा पाए हैं कि इस तरह के यूनिटी को वो सामने लेके आ पाए। पिछले दिनों जब क्राइसिस बढ़ा तो आप देखे होइएगा कि वर्कर्स और पीजेंट्स यूनिटी को एक काम का स्वरूप देने के लिए कई प्रोग्राम हुए, जिसमें वर्कर्स यूनियन और पीजेंट्स यूनियन एक साथ नज़र आए रैली में या बंद के दिनों में। लेकिन अभी उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन वर्कर्स पीजेंट्स तो हमारा बेसिक मेन स्टे है, पूंज ये क्या बोलते हैं, क्रांति का जो आधार है वो है मजदूर किसानों की दोस्ती। वो तो बाद की बात है, पहले मजदूरों की आपसी दोस्ती तो कायम हो, और आपसी दोस्ती बढ़ाने के लिए जो नए सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में हमारा यूनियन को और मजबूत करना होगा, उनको अपने फोल्ड्स में लाना होगा। नहीं लाएंगे तो हम बहुत पिछड़े हुए रहेंगे। जो हमको याद है कि 105 एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं, 107 एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स थे, उस ड्राइवर्स को एक साथ सबको हटा दिया गया था। सबको हटा दिया गया तो रात के 8 बजे जो है वो पहुँचे अरुण मिश्रा के पास कि हम लोगों को जो है यूनियन में हम लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई करना है। तो हम भी थे वहाँ पर, तो हम ही बोले कि अभी तक तो यूनियन आपको याद नहीं आया था, अभी तक तो सब प्रेम में थे, लेकिन खैर आज यूनियन याद आई है, चलिए इसके खिलाफ लड़ाई जारी की जाएगी। तो शुरू में हमको याद है कि एक लड़का मेरा दोस्त ही है, मेरा बेटा जैसा है, वो बॉम्बे के कंपनी में काम करता था, कंपनी उसको हटा दिया। सीधा ईमेल के माध्यम से मैंने फ़ोन से बोला कि या तो आप खुद रिज़ाइन कर दीजिए, तब आपको हम 2 महीना का तनख्वाह देंगे, और नहीं तो हम आपको हटाएंगे तो 15 दिन का सैलरी दे के हटा देंगे एकदम। इसलिए कि हमको हायर सैलरी के लोगों को हटाना है, क्योंकि हमको कम सैलरी में लोग मिल जा रहे हैं। उसका सैलरी उस समय तक
प्रमोशन होते होते लगभग 45-50 हज़ार हो गया था, 15,000 में आदमी नीचे मिल रहा था, तो 15,000 के आदमी को लेगा उसको हटा देगा। हम बोले कि तुम जाओ वहाँ बॉम्बे में, हम नाम भी लिए कि वहाँ ऑफिस CIT ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके एक चिट्ठी लिखवाओ, इस तरह का चिट्ठी का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दो, ये इसमें फ्लॉ है, वो पकड़ा जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा, ALC में, लेबर कोर्ट में ये केस जा सकता है। 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, हम बोले क्या हुआ जी, तुम कुछ नहीं भेजे? बोले ना, हम देखे झगड़ा करके क्या होगा, फिर दूसरा कंपनी में भी लोग खबर भेज देगा, कहीं हमको नहीं लिया जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं लिख के दिए, हम दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिए हैं। ये स्थिति थी, खास करके जो IT सेक्टर्स है। लेकिन आज IT सेक्टर में बेंगलोर में और कई जगह पर अच्छा यूनियन बनता आ रहा है, एकदम ताल ठोक कर, लाल कमीज पहन कर वो लोग यूनियनबाजी कर रहा है, लाल झंडा लेकर। तो यूनियन आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस यूनियन के साथ हमारा जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है वो अभी भी कायम नहीं हो पाया है, इसलिए कि हमारे साथ जो लोग हैं वो अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। हम नेता बने हुए हैं मान लीजिए बैंक के, लेकिन अपने ही बैंक में जो दूसरे साथी हैं उनकी जागरूकता को हम कैसे बढ़ाएं कि कॉमरेड आप अपने को बचाने की कोशिश करते हुए कहीं नहीं बच पाइएगा। अगर आप पूरे देश के सभी मजदूर वर्ग के एक साथ काल मिलाकर नहीं चलिए, अभी भी हम इसको कॉम्बैट नहीं कर पाए हैं अपने यहाँ। जब कोई ऑल इंडिया का कॉल होता है तो कोई वहाँ से बोलता है ये सब पॉलिटिकल कॉल है, इसमें हम काहे जाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल कॉल कुछ नहीं होता है और हर कॉल पॉलिटिकल होता है। आप अगर नहीं जाइएगा ऑल इंडिया अपेक्स लेवल के कॉल में, तो छोटा मोटा अपने बैंक का वही बैंक, हम जब बैंक ना खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे, आप खुद उल्लू नज़र आइएगा, यही स्थिति होगी। तो कॉमरेड, हम बात नहीं बढ़ाते हुए यही कहेंगे कि मेरे सामने अभी इस देश में सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हमको कॉम्बैट करना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर हम ही कॉम्बैट कर सकते हैं, वह है वर्किंग क्लास यूनिटी को का जो कमी है हमारा, उसको दूर करना, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को आगे बढ़ाना, यूनिटी को आगे बढ़ाना। कि जब हम कहें कि वह दुनिया के मज़दूरों एक हो, पटना के मज़दूरों एक हो, बिहार के मज़दूरों एक हो, तो सभी किस्म के मज़दूर एक साथ एक होते हुए दिखाई पड़े। इसी शब्द के साथ एक बार फिर आप सबको अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साथी पाल जी। अब जो है संक्षिप्त टिप्पणी का दौर शुरू होगा, जिसमें कि आप अपनी बातें भी रख सकते हैं, साथ ही साथ अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो हमारे मुख्य वक्ता से, तो आप उसे भी रख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि समय का थोड़ा पाबंद रहिए, चूँकि समय की कमियां हैं। तो अब हम पहले जो टिप्पणीकार हैं उसके रूप में हम अपने क्रांतिकारी साथी एवं पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुधीर कुमार जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अपनी बातें रखें। प्रोफेसर सुधीर कुमार जी। इस सेमिनार के संचालन करता हमारे साथी अमरनाथ जी, अध्यक्षता हमारे गजनफर नवाब था, और हम लोग के बीच में प्रोफेसर मालाकार जी मौजूद हैं, हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, और इनसे हम समय समय पर राय भी लेते हैं। और उपस्थित तमाम हमारे इस सेमिनार में उपस्थित लोग, ऐसे तो हम मालाकार जी